गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो 12वीं एग्रीकल्चर है उसकी केमिस्ट्री के अध्याय 10 के बारे में। और वो जो अध्याय 10 है हमारा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और आपके लिए जो विशेषकर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वो काफ़ी टफ है। चैप्टर का नाम है अपना जैव रसायन। तो चलिए जैव रसायन चैप्टर के बारे में शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सकें। हमारे चैप्टर का जो नाम है, नाम क्या है? वह है जैव रसायन। और बिल्कुल आसान तरीके से हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। आपको कभी ये लगेगा नहीं कि ये चैप्टर आपका कठिन है। आपको पूरा चैप्टर यहाँ अच्छी तरह से याद हो जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? जैव रसायन। सबसे पहले हम जैव रसायन के बारे में ही चर्चा करते हैं। दो चीजें हमें जैव रसायन से पूछी जाती है। पहले तो अगर हम बात करें तो नामकरण, और दूसरी अगर हम बात करें तो परिभाषा। तो सबसे पहले हम नामकरण को ही समझ लेते हैं कि जैव रसायन क्या है। जनरली अगर हम सबसे पहले पॉइंट पर बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट हम बात करें इस शब्द के बारे में, जैव रसायन शब्द के बारे में। अगर मैं जैव रसायन शब्द की बात करूं तो जो जैव रसायन शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो क्या है? बायो। बायो, और बायो का मतलब क्या है? जैव। ठीक है। दूसरी मैं अगर बात करूं, एक है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन। यानी अगर मैं जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री शब्द की बात करूं तो दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है जैव और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन। यानी इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? इसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। बात आती है कि ये शब्द किसने दिया। इंपोर्टेंटली हमारा पॉइंट यही है कि जो बायोकेमिस्ट्री शब्द है वो दिया किसने। तो फिर ध्यान रखना, अगर मैं इस शब्द की बात करूं तो ये शब्द किसने दिया? एक वैज्ञानिक थे, कार्ल न्यूबर्ग। कौन से वैज्ञानिक थे? कार्ल न्यूबर्ग। कार्ल न्यूबर्ग नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1903 में बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन शब्द दिया। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यह पूछा जाएगा कि जैव रसायन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो दो शब्दों से हुई है। एक तो बायो जिसका मतलब है जैव, एक केमिस्ट्री जिसका मतलब है रसायन। आगे आपको क्वेश्चन क्या आएगा? जैव रसायन शब्द किसने दिया? तो ये किसने दिया? कार्ल न्यूबर्ग ने दिया। कब दिया? वर्ष 1903 में दिया। इसके बाद में अगर बात करूं, नेक्स्ट तो हमें क्वेश्चन आएगा, वो आएगा परिभाषा। पहला पॉइंट हमारा क्या था? शब्द। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा परिभाषा। अब हम देखते हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन की परिभाषा क्या होगी। आपको इस चैप्टर में से कोई भी प्रश्न पूछा जाए, उस प्रश्न के साथ में ये जरूर आएगा कि जैव रसायन किसे कहते हैं, तब आगे जाकर के दूसरा प्रश्न शुरू होगा। तो ये काफी जरूरी है इसकी परिभाषा। जर्नली में अगर बात करूं बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो ये विज्ञान की शाखा है। क्या है? विज्ञान की वह शाखा। देख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों में होने वाली, जिसके अंतर्गत सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? वो बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन कहलाती है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन किसे कहते हैं, तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर, शब्द भी क्लियर हो गया और आपकी परिभाषा भी क्लियर हो गई। इसके बाद में एक तीसरा पॉइंट आपको और आता है।
आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो सजीवों का शरीर है वो कौन से जैव अणुओं से बना होता है, यानी जो भी हमारे सजीव हैं उन सजीवों में कौन कौन से जैव अणु पाए जाते हैं। हमें प्रश्न ये पूछा जाता है सजीवों में कौन कौन से जैव अणु पाए जाते हैं। और इस पूरे चैप्टर में हम जैव अणुओं के बारे में ही बात करेंगे। तो सजीवों के शरीर की अगर हम बात करें मेनली तो 3 जैव अणु होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक तो है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरी में अगर बात करूं तो कौन सा है? प्रोटीन। प्रोटीन। तीसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सा है? वसा। और वसा को ही हम क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। लिपिड या वसा। आपसे प्रश्न कैसे आएगा? जनरली आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख जैव अणु कौन से हैं। तो कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। 3 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। सबसे पहला पॉइंट जैव रसायन का शब्द, दूसरा हमारा पॉइंट जैव रसायन की परिभाषा, तीसरा हमारा पॉइंट सजीवों में पाए जाने वाले जैव अणु। इसके बाद नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? पूरा जो हमारा चैप्टर वो इन 3 अणुओं के बारे में। तो अब हम सबसे पहले अणु के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा सबसे पहला अणु क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो क्या रहने वाली है? वो है कार्बोहाइड्रेट। अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ भी रटने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे साथ में। अब क्या है हमारा पॉइंट? कार्बोहाइड्रेट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, आपको प्रश्न भी आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कार्बोहाइड्रेट शब्द के बारे में। तो जो कार्बोहाइड्रेट शब्द है स्टूडेंट्स, वो किस भाषा से लिया गया है? वो आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। कार्बोहाइड्रेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। आपको 1 नंबर या आधे नंबर का प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में, कार्बोहाइड्रेट किस भाषा का शब्द है? तो कौन सी भाषा का शब्द होगा? लैटिन भाषा का शब्द होगा। वहीं अगर मैं बात करूं लैटिन भाषा के कौन से शब्दों से मिलकर के बना है, तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है आपका कार्बो, कार्बो, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका हाइड्रेट। कार्बो और दूसरा क्या है? हाइड्रेट। 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अब मैं अगर बात करूं किसकी? कार्बो की। ध्यान रखना, अगर मैं कार्बो की बात करूं तो कार्बो का मतलब क्या है? कार्बन। कार्बो का मतलब क्या है? कार्बन। हाइड्रेट का मतलब क्या है? जल, या मैं कहूं पानी। हाइड्रेट का मतलब क्या होगा? जल या पानी। अब मुझे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट क्या है, यानी अब मुझे क्या पूछी जाए? अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा पूछी जाए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन और हाइड्रेट अर्थात जल से मिलकर के बने हुए यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि बे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रेट कोष्टक में जल से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा, पता चल गया कार्बोहाइड्रेट क्या है? बे यौगिक जो कार्बन और जल यानी कार्बन और हाइड्रेट से मिलकर के बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये तो इनकी सामान्य परिभाषा हो गई। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें, अगर हम किसके बात करें? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ध्यान रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो पॉलीहाइड्रिक, क्या? पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन है। पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन। आप लोगों को ऐसे भी सवाल आ सकता है
कि पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन क्या कहलाते हैं। तो अब आपको पता चल गया पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। कार्बोहाइड्रेट को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे जाना जाता है, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है जनरली, वो आपसे पूछेगा एग्जाम में, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र। अब हम किसके बारे में बात करें, कार्बोहाइड्रेट की सामान्य सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनका जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा, इनका सूत्र होगा CxH2O बाई, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, CxH2O बाई होता है। इतने सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कार्बोहाइड्रेट से। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो पहले आपको परिभाषा पता चल गई कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लेगा कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होगा, CxH2O बाई होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं जल अपघटन के आधार पर, ध्यान देना काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं किसके आधार पर बात करूं, जनरली हम बात कर रहे हैं जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, जनरली आपको सवाल आएगा कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। किसके आधार पर मैंने बात की है, जल अपघटन के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो पहले हमारे मोनोसैकेराइड, एक तो क्या हो गए, मोनोसैकेराइड हो गए। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हमारे क्या होंगे, ओलिगोसैकेराइड। कौन से होंगे, ओलिगोसैकेराइड, 2 हो गए। तीसरी अगर मैं बात करूं तो हमारे क्या होंगे, ये होंगे पॉलीसैकेराइड। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आपके दिमाग में तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, अर्थात कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम इनके बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे कि मोनोसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में चर्चा करते हैं, अब हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट डालते हैं मोनोसैकेराइड। अगला पॉइंट क्या है अपना, अब अपना पॉइंट है मोनोसैकेराइड। चलिए अब इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स में मोनोसैकेराइड की बात कर रहा हूं कि मोनोसैकेराइड क्या है, किसके आधार पर बांटा मैंने, जल अपघटन के आधार पर। तो मोनोसैकेराइड बेकार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड बेकार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं जो जल अपघटन पर सरल शर्करा में विभाजित नहीं होते। मैंने क्या बताया कि जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भागों में सबसे पहले मोनोसैकेराइड, जिनका हम जल अपघटन कराएंगे और जल अपघटन पर हमें सरल शर्कराओं की प्राप्ति नहीं होगी। तो जल अपघटन कराने पर अगर हमें सरल शर्कराओं की प्राप्ति नहीं होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मोनोसैकेराइड। और अगर मैं मोनोसैकेराइड की बात करूं स्टूडेंट्स तो इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होगा। तो इनका सामान्य सूत्र होता है
CH2O बाई, सामान्य सूत्र क्या होगा CH2O बाई, या हम क्या कह सकते हैं CH2ON। क्या होता है इनका सामान्य सूत्र CH2ON होता है। वहीं अगर मैं बात करूं जब हम इनका नामकरण करते हैं, जब हम क्या करते हैं इनका नामकरण करते हैं तो अंत में क्या लगाते हैं, अंत में ओज लगाते हैं, अंत में क्या लगाते हैं ओज लगाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं एग्जाम्पल के रूप में, जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसे क्या कहेंगे ट्राइओज, जिसमें 4 कार्बन होंगे उसे क्या कहेंगे टेट्रोज, 4 कार्बन वाले को क्या कहेंगे टेट्रोज, जिसमें 5 कार्बन होंगे उसे क्या कहेंगे पेंटोज, जिसमें 6 कार्बन होंगे उसे क्या कहेंगे हेक्सोज कहेंगे, 6 कार्बन होंगे उसको क्या कहेंगे उसको हेक्सोज कहेंगे। अब मैं यहां बात करूं मोनोसैकेराइड की तो हमें 2 प्रश्न और आते हैं, हमें प्रश्न आएगा सबसे सरलतम मोनोसैकेराइड कौन सा है, सबसे सरलतम, अगर मैं सबसे सरलतम मोनोसैकेराइड की बात करूं, सरलतम मोनोसैकेराइड तो कौन सा है वो है 3 कार्बन युक्त, क्योंकि शुरुआत कहां से हो रही है 3 से हो रही है। 3 कार्बन युक्त जो मोनोसैकेराइड है वो सबसे सरल होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड, क्या कहा जाता है ग्लिसरल्डिहाइड कहा जाता है, या हम इसको क्या कह सकते हैं डाई हाइड्रोक्सी कीटोन, या तो इसको ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं सर्वाधिक महत्व का मोनोसैकेराइड कौन सा है, सर्वाधिक महत्व के मोनोसैकेराइड कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा जो महत्व के मोनोसैकेराइड होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हेक्सोज, हेक्सोज यानी 6 कार्बन युक्त जो मोनोसैकेराइड हैं वो सर्वाधिक महत्व के मोनोसैकेराइड होते हैं। और इनका सूत्र क्या होता है C6H12O6, इनका सामान्य सूत्र क्या होगा C6H12O6 होता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर बात करूं कि ये कौन कौन से हैं, तो जैसे अगर हम बात करें फ्रैक्टोज है, फ्रैक्टोज, जैसे मैं अगर बात करूं ग्लूकोज है, ग्लूकोज, जैसे मैं अगर बात करूं आपका फ्रैक्टोज हो गया ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज, ये क्या है ये आपके हेक्सोज शर्करा है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि सर्वाधिक महत्व के पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं, तो हेक्सोज होते हैं, जैसे फ्रैक्टोज है ग्लूकोज है गैलेक्टोज है। एक अगर मैं बात करूं डीएनए और आरएनए, ध्यान रखना, यानी जो डीएनए और आरएनए यानी राइबोज है उन दोनों में क्या होती है राइबोज शर्करा होती है, राइबोज। तो राइबोज क्या है 5 कार्बन युक्त है, क्या है 5 कार्बन युक्त, यानी मैं कह सकता हूं राइबोज क्या है पेंटोज शर्करा है, क्या है पेंटोज शर्करा है, राइबोज क्या होती है आपकी पेंटोज शर्करा होती है। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से पेंटोज शर्करा कौन सी है, तो राइबोज क्या होगी पेंटोज होगी, हेक्सोज कौन कौन सी होंगी फ्रैक्टोज है ग्लूकोज है गैलेक्टोज है, और आपकी ट्राइओज कौन सी होगी, ट्राइओज होगी आपकी ग्लिसरल्डिहाइड जो कि सबसे सरलतम शर्करा है। बची कौन सी हमारी टेट्रोज, टेट्रोज कौन सी होती है, टेट्रो होती है इरिथ्रुलोज, जो इरिथ्रुलोज है इरिथ्रुलोज, इरिथ्रुलोज क्या है वो आपकी टेट्रोज शर्करा है। तो ये तो आपके हो गए मोनोसैकेराइड। एक बार दोबारा से क्लिक करा दूं मैं आपको, मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटन पर सरल शर्कराओं में विभाजित नहीं होते। दूसरा इनका सामान्य सूत्र CH2ON होता है। इनके नामकरण में नाम के पीछे अंत में क्या लगाते हैं ओज लगाते हैं, जैसे ये ओज लगी है ट्राइओज, ये ओज लगी है टेट्रोज पेंटोज और हेक्सोज, ठीक है। सबसे सरलतम ग्लिसरल्डिहाइड है, सर्वाधिक महत्व के हेक्सोज होते हैं जिनका सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। आगे राइबोज 5 कार्बन युक्त शर्करा है जो कि आरएनए में पाया जाता है डीएनए में पाया जाता है, ठीक है, और 4 कार्बन युक्त कौन सा है इरिथ्रुलोज है। ये आपके मोनोसैकेराइड हो गए कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेके चलूं आगे, अगर हम चलें तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो किसका है, वो है हमारे ओलिगोसैकेराइड। अगला कौन सा है, अगला है ओलिगोसैकेराइड।
चलिए अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात कर रहे हैं। अब ओलिगोसैकेराइड क्या है, किसके आधार पर बांटा है हमने, जल अपघटन के आधार पर बांटा है, तो उसी के आधार पर हम इसकी क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड बे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर, जो जल अपघटन पर 2 से 10 तक सरल शर्कराओं में विभाजित होते हैं, सरल शर्कराओं में विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं, तो अब आपका क्लियर हो गया। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन कराने पर 2 से 10 सरल शर्कराओं में विभाजित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। जर्नली में अगर बात करूं, मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा गया है। अगर मैं किसके आधार पर बांट करूं, मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर, मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा गया है। जैसे मैं अगर बात करूं तो कौन कौन से आते हैं यहां, एक तो आपका आता है सबसे पहले डाइसैकेराइड, क्या आएगा, डाइसैकेराइड, जिसमें कितने होते हैं मोनोसैकेराइड, 2 होते हैं। एक आता है आपका ट्राइसैकेराइड, जिसमें कितने मोनोसैकेराइड होंगे, 3 मोनोसैकेराइड होंगे। ऐसे ही मैं अगर बात करूं टेट्रासैकेराइड, टेट्रा, ऐसे ही मैं बात करूं पेंटासैकेराइड, ऐसे ही मैं बात करूं हेक्सासैकेराइड, टोटल 10 तक होते हैं। यानी मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा गया है। जिनमें 2 मोनोसैकेराइड होंगे वो डाई, जिनमें 3 मोनोसैकेराइड होंगे वो ट्राई, 4 होंगे वो टेट्रा, 5 होंगे वो पेंटा, 6 होंगे वो हेक्सा, 7 होंगे वो सेप्टा, 8 होंगे वो ऑक्टा, ऐसे इनको कई भागों में बांटा गया है। अब इनमें मैं इंपोर्टेंट की बात करूं कि सर्वाधिक महत्व के कौन से हैं, अगर मैं इनमें सर्वाधिक महत्व के बात करूं, सर्वाधिक महत्व, तो सर्वाधिक महत्व के जो ओलिगोसैकेराइड है वो कौन से हैं, वो आपके डाइसैकेराइड हैं। और आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्टली आपको सवाल पूछा जाएगा कि सर्वाधिक महत्व के ओलिगोसैकेराइड हैं तो कौन है, डाइसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड कौन से थे, हेक्सोज, जिनमें 6 कार्बन थे, ठीक है। और डाई ओलिगोसैकेराइड कौन से हैं, डाइसैकेराइड है। अब डाइसैकेराइड की जर्नली में अगर बात करूं तो इनका सूत्र क्या होता है डाइसैकेराइड का, डाइसैकेराइड का जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा C12H22O11, क्या होगा, C12H22O11 होगा। इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं सुक्रोज है, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका माल्टोज है, माल्टोज, सुक्रोज है, माल्टोज है। उसके बाद में अगर बात करूं तो लैक्टोज है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तुम्हारे किस में आते हैं, डाइसैकेराइड में आते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि निम्न में से डाइसैकेराइड है या कि नहीं, 2 डाइसैकेराइडों के नाम लिखिए। तो डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, क्या है ये, डाइसैकेराइड है। इनका जब हम जल अपघटन कराएंगे तो हमें 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे। जैसे हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो 2 अणु हमें ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं, माल्टोज का कराते हैं 2 अणु हमें गैलेक्टोज के प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रोज का कराते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं यहां सर्वाधिक महत्व के हो गए, उसके बाद इनके बीच में आपको बंध पूछा जाता है, बीच में बंध। जैसे मान लो डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड का निर्माण कब होगा, जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे, जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तभी तो डाइसैकेराइड का निर्माण होगा। अब आपस में जब वो मिलेंगे तो उनके बीच में कोई बंध भी होगा, उस बंध को किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में पूछा जाएगा। आप भले ही यहाँ 2 स्टार लगा लेना एक की जगह,
क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी मैं अगर बात करूं मोनोसैकेराइडों के बीच में बंध, तो कौन सा होता है, वो होता है ग्लाइकोसाइडिक। कौन सा होगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। आप लोगों से जनरली प्रश्न पूछा जाता है कि दो मोनोसैकेराइडों के मध्य पाया जाने वाला बंध कौन सा है, तो वो आपका ग्लाइकोसाइडिक बंध है। ये आपके ओलिगोसैकेराइड हो गए कंप्लीट। दोबारा से बता दूं, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 2 से 10 तक सरल शर्कराओं में विभाजित होते हैं, क्या कहलाते हैं, वो आपके ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। इनको मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जैसे डाइसैकेराइड जिनमें 2 होते हैं, ट्राइसैकेराइड जिनमें 3 होते हैं, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। इनमें सर्वाधिक महत्व के जो ओलिगोसैकेराइड है वो डाइसैकेराइड है, जिनका सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है, जिनके एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। दो मोनोसैकेराइडों के बीच में कौन सा बंध होता है, तो ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। ये हमारे 2 हो गए। इसके बाद हम तीसरे पर चलते हैं। तीसरे कौन से हैं, तीसरे हमारे पॉलीसैकेराइड। अब नेक्स्ट चलें अगले पॉइंट पर, तो कौन से हैं अगले हमारे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, अब स्टूडेंट्स ये काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों से ज्यादा इंपोर्टेंट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, तो मैं आपको बता दूं, ये उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं, ये उच्च अणुभार वाले मोनो अथवा डाइसैकेराइड के बहुलक होते हैं। डाइसैकेराइड के बहुलक होते हैं। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पॉलीसैकेराइड क्या है, तो आप लोग क्या लिखोगे, मोनोसैकेराइड अथवा डाइसैकेराइड के उच्च अणुभार वाले बहुलक क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके पॉलीसैकेराइड। आप डाई की जगह यहाँ ओलिगो शब्द भी यूज कर सकते हो, मैंने डाई शब्द यूज किया है, आप यहाँ ओलिगो शब्द भी यूज कर सकते हो। डायरेक्टली हम क्या कहेंगे कि उच्च अणुभार वाले मोनो अथवा डाइसैकेराइड के बहुलक क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। अगर मैं पॉलीसैकेराइड की बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये। सबसे पहली बात यह है कि इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम अशर्करा भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अशर्करा, इनको अशर्करा भी कहते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड थे, उनको हम क्या करें, शर्करा। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड दोनों को शर्करा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अशर्करा कहा जाता है। आप लोगों को प्रश्न भी पूछा जाएगा कि पॉलीसैकेराइड को अशर्करा क्यों कहा जाता है, पॉलीसैकेराइड को अशर्करा क्यों कहा जाता है, तो तब हमारा जवाब होगा कि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रंगहीन होते हैं, रंगहीन। वो कैसे होते हैं, वो स्वादहीन होते हैं, स्वादहीन। और कैसे होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। कैसे होंगे, जल में अविलेय होंगे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको अशर्करा भी कहा जाता है। पॉलीसैकेराइड को क्या कहा जाएगा, अशर्करा भी कहा जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं इनकी, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होंगे, अगर हम इनके प्रकार की बात करें, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। एक तो हम कह सकते हैं सरल, एक तो क्या होंगे, सरल, और दूसरी हम क्या कह सकते हैं, जटिल। सरल पॉलीसैकेराइड और एक जटिल पॉलीसैकेराइड। आप लोगों को डायरेक्टली एग्जांपल पूछा जाएगा कि सरल पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं, जटिल पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं। अगर मैं सरल की बात करूं या कौन सा आएगा, जैसे मैं बात करूं सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है। जैसे मैं बात करूं स्टार्च है, स्टार्च है। जैसे मैं बात करूं ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन। इनको तो हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सरल पॉलीसैकेराइड। दूसरे हमारे कौन से हैं, जैसे पैक्टिन है, पैक्टिन है। आगे अगर मैं बात करूं लिग्निन है, लिग्निन है। आगे अगर मैं बात करूं हेमीसेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज। ये क्या है, ये हमारे
जटिल कार्बोहाइड्रेट है यानी जटिल पॉलीसैकेराइड है। तो ये हमारे पॉलीसैकेराइड कंप्लीट हुए। पॉलीसैकेराइड क्या है? उच्च अणुभार वाले मोनो अथवा डाइसैकेराइड के बहुलक। इन्हें अशर्करा भी कहा जाता है क्योंकि ये रंगहीन, स्वादहीन और जल में अम्लीय होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, सरल सेलुलोज स्टार्च और ग्लाइकोजन, जटिल पेक्टिन, लिग्निन और हेमीसेलुलोज। यानी तीनों प्रकार के जो हमारे कार्बोहाइड्रेट थे वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हमें क्या पूछा जाता है, आगे हमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट की जैविक कार्य। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य। और इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य। अगर स्टूडेंट्स हम कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्यों की बात करें तो तीन प्रमुख कार्य हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला कार्य, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊष्मा और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊष्मा व ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर को ऊर्जा कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से ही तो मिलती है। दूसरी में अगर बात करूं, इससे क्या होता है? इससे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। पादपों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, उस कोशिका भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेल्यूलोज के द्वारा। यानी हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा क्या होगा? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तीसरी में अगर बात करूं, हमारे शरीर में कंकाल का निर्माण किसके द्वारा होता है? कंकाल का निर्माण, हमारे शरीर में जो कंकाल का निर्माण है वो भी किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। तो ये क्या हो गए? ये आपके कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य हो गए। क्या हुए? कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य हुए। यानी आपका जो कार्बोहाइड्रेट वाला पॉइंट था वो क्या हो गया? वो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट से आपको कहीं भी सवाल पूछा जाए, जैव रसायन के सामान्य परिचय से आपको कहीं भी सवाल पूछा जाए, आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हो। आज की क्लास को हम यही स्टॉप करेंगे। बाकी जो यहाँ से आगे प्रोटीन है और वसा है, एंजाइम है, उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। और ये वीडियो अगर आपको रियल में पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।